Hello everyone, I am Ritu Sharma. Welcome to my channel Classes with Ritu. यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण। ये 2005 में आया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी नीड्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि NCF 2005। द NCF 2005 इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। इनके NCERT द्वारा ये NCF 2005 चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो 2005 में आया गया था, NCERT ने पब्लिश्ड किया था। उससे पहले तीन और आ चुके थे 1975 में, 1988 में और 2000 में। नेक्स्ट है NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 70 स्टेजेस। इसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेज के सिलेबस को ये इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित करता है। ठीक है, आगे है द NCF 2005 सर्व्स एज ए गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल इंडिया। NCF एक तरह से हम इसको गाइडलाइन भी बोल सकते हैं। ये हमें गाइडलाइंस देता है कि सिलेबस कैसा है, टेक्स्ट बुक कैसी है, टीचर की टीचिंग प्रैक्टिस कैसी है। तो ये एक तरह का गाइडलाइन है। आगे है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच डिस्कशन। इट वाज पास्ड it the Central Advisor Board of Education on September 2005। प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरमैन थे। इन्होंने कमेटी स्टैब्लिश्ड की थी और वो कमेटी का नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, और इसी कमेटी के वो हेड थे यानी कि चेयरमैन थे। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद CAB यानी कि सेंट्रल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसको पास किया था 2005 में, सितंबर 2005 में। आगे है द NCF 2005 हैज़ बेस्ड इट पॉलिसीज एंड प्रीवियस गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सच एज लर्निंग विदाउट बर्डन एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये जो 2005 से पहले भी बहुत सी 3 NCF आए थे, लेकिन उनमें कुछ चेंज करने के लिए एक नया NCF लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें ऐसा फील हुआ कि एजुकेशन में हमें और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। जो इसका जो मेन कंसेप्ट था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। यही इसका मेन मोटिव था कि NCF कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है कि उन्हें वो चीज़ बोझ ना लगे। इस चीज़ के लिए NPE भी ज्वाइन हुआ था इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ NCF। इसको हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं इसके, यानी कि इसके सिद्धांत क्या थे, और को एक गाइडिंग भी कह सकते हैं कि इसके मुख्य निर्देश क्या थे। इसमें सबसे पहले आता है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि ज्ञान है, जो नॉलेज है उसको स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना, यानी कि रियल लाइफ से जोड़ना, कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि जो उनकी रियल लाइफ में भी कुछ काम आए। ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, यानी कि जो रट्टाफिकेशन होता है, यानी कि रट्टन प्रणाली से मुक्त करना होता है, कि बच्चों को शिक्षा एजुकेशन ऐसी दी जाए कि वो रट्टा न मारे, उसको जो चीज़ समझा रहे हैं उसका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए, रट्टा नहीं। नेक्स्ट है करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में है, यानी कि जो बुक में है वही हमें बच्चे तक नहीं पहुंचाना, इसको जोड़कर हमें बच्चे को इसको जो टेक्स्ट बुक में होता है उसको छोड़कर
हमें बच्चे को ऐसी नॉलेज देनी है, ऐसा पाठ्यचर्या हो कि इस तरह बनाना है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि जो करिकुलम है पाठ्य पुस्तक का जो बच्चों की बुक में है एज इट इज़ वैसा न पढ़ाकर उनको कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए, अपने टीचिंग मेथड को चेंज किया जाए कि बच्चा है वो इंटरेस्ट लेके उस चीज को सीखे। उसका इंटरेस्ट तभी बनता है जब उसको एग्जाम्पल उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड दिए जाए या फिर खेल खेल में उसको पढ़ाया जाए। इसलिए टीचिंग मेथड बदलना बहुत ज़रूरी था। आगे है टू इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि जो स्टूडेंट्स खुद के आइडियाज सामने ला सकें, इसलिए जो एग्जामिनेशन है मतलब उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि टीचर है वो उस टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव कर सके। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, यानी कि ये जो हमारा जो सिलेबस होता है उसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं टीचर भी उसमें कुछ चेंजेस कर सके कि जिससे बच्चे को वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और टीचर को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो उसके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको कंसेप्ट क्लियर भी हो रहा है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स आइडिया भी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो। नेक्स्ट है न्यूटरिंग एंड ओवर रीडिंग आइडेंटिटी। ये क्या है कि हमें बच्चे के अंदर है ना ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप करनी है जो उन्हें कंट्री में रहने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, जो उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए वो सारी क्वालिटीज और स्किल्स हेल्प करें। तो ये सारे जो एनसीएफ के प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि उनकी नॉलेज है, जो बच्चों को नॉलेज दी जा रही है उनकी रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें दी जाए। एक रट्टाफिकेशन ना हो कि बस रटवा दिया और बस काम खत्म, ये नहीं था। इसमें कहा गया कि बच्चों को उन टॉपिक्स का या फिर जो भी हम उन्हें सिखा रहे हैं, जो भी हम उन्हें लर्न करवा रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और करिकुलम भी ऐसे मतलब एज इट इज बुक का ना याद करवा के खुद के रियल लाइफ से जोड़ के या मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिससे बच्चे को बहुत ही आसानी से वो चीज़ें क्लियर होती जाए और उसको समझ में आ जाए। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। आगे हैं इसके नीड्स ऑफ एनसीएफ 2005 कि इसकी क्या नीड्स हैं एनसीएफ की। तो इसमें सबसे पहले आता है द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन ए एनसीएफ। नेशनल सिस्टम एजुकेशन बेस्ड किस पर है? एनसीएफ पर। which contains a common core along with other components that are flexible। जो contains करता है कि जो एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे में मतलब बच्चे में डेवलप करवानी चाहिए कि भाई हाँ मोरल डेवलप भी हो उसमें, उसकी मतलब जो एजुकेशन है वो इतनी डेवलप होनी चाहिए कि वो चीज़ों को समझ कर उन्हें पूरा करे, ना कि रट्टा मार के करे। क्योंकि ये सारा कुछ बेस्ड किस पे था कि एनसीएफ पे था कि जो शिक्षा को फ्लेक्सिबल भी बनाए और बच्चे में एजुकेशन प्रोवाइड करके उसमें उसको क्रिएटिव बनाए, ठीक है। आगे है टू फ्रेम ए करिकुलम एज ए मीन ऑफ इवॉल्विंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू इंडियाज कल्चर एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंश्योरिंग ए कॉमन कोर ऑफ वैल्यू अलोंग विद एकेडमिक कंपोनेंट्स। मतलब कि एक ऐसा करिकुलम फ्रेम करना चाहिए या फिर जिसमें नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का वो इंडिया के कल्चर को और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को, इट्स मीन्स कि हर एक एरिया में हर एक लैंग्वेज में होना चाहिए ये करिकुलम फ्रेम कि एक जैसे कि ये कहा गया कि जितने भी इनक्वालिटीज हैं उनको हटाकर हर एरिया में ये
जो करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको स्थापित किया जाए कि हर इंडिविजुअल्स के लिए ये एक समान हो, कॉमन कोड वैल्यू हो, जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, एकेडमिक कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया। आगे है टू मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि जो पहले से चली आ रही है पढ़ाने की नीति, उनको चेंज करके उसमें कुछ मॉडर्नाइज किए जाए कि नए कंसेप्ट को लाया जाए। मॉडर्नाइज सिस्टम आना चाहिए जिससे बच्चा जल्दी समझ सके, कि बच्चे को सेंटर में लेके कि बच्चे को कैसे समझ आ रहा है, उस बच्चे को सेंटर पॉइंट बना के फिर हमें अपनी जो शिक्षा नीति है वो उस तरह से लानी चाहिए कि हाँ बच्चे को अच्छे से समझ में आए। इसलिए इसको चाइल्ड सेंटर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है टू हैव ए रिलेवेंट फ्लेक्सिबल एंड रिकरेंट करिकुलम। एनसीएफ क्यों बनाया गया? कि उसमें एक रिलेवेंट करिकुलम आ जाए, फ्लेक्सिबल हो, ताकि जो टीचर हैं उसमें चेंज कर सकें अपने अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, चीज़ों को समझ सके। रिकरेंट करिकुलम स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सके। ये सारी नीड्स थी एनसीएफ की, जो एनसीएफ की ये सारी नीड्स थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ, कि इसके उद्देश्य क्या थे एनसीएफ के। तो इसमें सबसे पहले आता है करिकुलम शुड बी चाइल्ड, शुड बी आएगा, यहाँ पे बी एस हो गया है, बी ई आएगा। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाए। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए कि टीचर बोले जा रहा है और स्टूडेंट्स बस सुन रहे हैं। टीचर कम बोले और बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कि टीचर ऐसे टॉपिक को क्लियर करवाएं कि उसमें बच्चे अपने ओपिनियन उठाए कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए मैम, कि हाँ मतलब बच्चा है वो खुद के आइडिया देने लग गए, उसको इस तरह से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड प्रोवाइड ए फुलनेस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, कि वो क्या प्रोवाइड करे, कि एक फुलनेस कि वो क्या प्रोवाइड करे, एक फुलनेस प्रोवाइड करे, कि एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, कि जो भी टॉपिक हो रहा है वो उसको इतना लर्न हो जाए कि उस चीज़ की उसका एक्सपीरियंस ही बन जाए। इट शुड मेक प्रोविजन फॉर फ्लेक्सिबल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। यहाँ पर एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ये एनसीएफ है, इसमें कहा गया कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट कर सके, वो भी फ्लेक्सिबल व्यू में। ठीक है, आगे है द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, यानी कि जो करिकुलम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो एस्पायरेशन होना चाहिए, एंड क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ की नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहिए, जो बच्चे को जो चाहिए एजुकेशन सिस्टम से उसको वो मिलना चाहिए उससे। ठीक है, आगे है इट शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, यानी कि करिकुलम में ये नहीं लिखा कि सिर्फ स्टडी 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 ही करवाई जाए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी करवाना चाहिए, कि हम हर तरह की तैयारी करवानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिससे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी न रहें, उनमें बहुत सारे कंपटीशन भी हों, जैसे आजकल होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अब तो हर जगह कंपटीशन होते हैं, जिससे बच्चा है वो ओवरऑल मतलब बच्चा हर ओवरऑल डेवलपमेंट कर लेता है, हर स्टेज में जाके अपना, मतलब स्कूल में भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिससे पोस्टर मेकिंग, स्लोगन, स्पीच, जिससे बच्चे को बोलना आ जाता है कि भाई किसके सामने कैसे बात करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये भी करवाने चाहिए। आगे है इट शुड प्रोवाइड
कंटिन्यूटी इन द वूल प्रोग्राम, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि एक टाइम पे आकर वो करिकुलम रुक ना जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज आते रहने चाहिए, इसलिए इसने कहा, इसलिए ये फ्लेक्सिबल बनाया गया। ठीक है, आगे है, इट शुड बी एबल टू प्रोमोट सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि क्या है कि वो क्या प्रमोट करें कि सोशल जस्टिस यानी कि सबके लिए इक्वल हो, चाहे वो बच्चा हैंडीकैप्ड हो, नॉर्मल हो, जैसा भी हो, यानी सोशल जस्टिस से हमारा करिकुलम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोवाइड करें कि फ्रीडम है, इक्वल है, राइट्स हैं। एजुकेशन सिस्टम का सबसे मतलब नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए कि सबको एक समान मानकर, चाहे वो बच्चा नॉर्मल है, हैंडीकैप्ड है, वो जैसा भी है, किसी भी एरिया से आया है, उसको एक समान मानकर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने चाहिए। ये तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ। नेक्स्ट है हमारे इसके मेरिट्स, इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ये थे मेरिट्स ऑफ एनसीएफ, ये हैं इस तरह, इट अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस आर फॉर द एंटायर सिस्टम। क्या है कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ के अप्रोचेज एंड रिकमेंडेशंस हैं वो वूल एंटर सिस्टम के लिए सिर्फ एक एरिया के वो मतलब सबके लिए है, वो किसी स्पेशल एक एरिया के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट्स थी, सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि जो भी अप्रोचेज हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सबके लिए हैं, पूरे राष्ट्र के लिए है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। आगे है, इट स्टैब्लिश्ड ए रैशनल फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी एज ए टूल एंड एन एनेबल्स इन द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब यहाँ पे, इनके कुछ टूल्स का यूज करके स्टैब्लिश किया गया एक रैशनल्स जिसमें टीचिंग और लर्निंग मेथड को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। आगे है इसमें, इट प्रोमोट्स द थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव इन एजुकेशन विच विल इन ए वे हेल्प टू लेवल द इनक्वालिटीज इन द सोशल सिस्टम। इनके हर बच्चे को इंक्लूड करना, हर किसी को एक समान मानना, इनक्वालिटीज को हटाना, इनक्वालिटीज को बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना। ठीक है, आगे है, इट रिकमेंडेड्स द सॉफ्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट बाउंड्रीज सो दैट चिल्ड्रन कैन एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हैव इंटीग्रेटेड नॉलेज। क्या है कि बच्चे अपनी पसंद से सब्जेक्ट चूज कर सकें, उसे समझ सकें और नॉलेज गेन कर सकें। जैसे हम टेंथ के बाद हमारे पास अपना एक ये होता है कि हम कौन सी साइड से हम पढ़ेंगे, कौन सी साइड से क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनसीएफ ने ही हमें दी है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज करें और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आगे है, द डॉक्यूमेंट पेव्स द वे फॉर लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका सबसे बड़ी मेरिट ये थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इसमें इसी बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो भी शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं दिया जाएगा उस चीज़ का कि हाँ जो भी हम सिखा रहे हैं वो बच्चे एक बर्डन के थ्रू अपने सीखे कि हाँ हाँ ये तो सीखना ही है। इसमें सबसे बड़ा मेरिट यही था कि ये लर्निंग विदाउट बर्डन मेथड से था। तो ये थी इसकी मेरिट्स, और आगे आती हैं इसकी डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ एनसीएफ। तो इसमें आता है, इम्प्लीमेंटिंग द सजेस्टेड करिकुलम वुड रिक्वायर ए हग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत मतलब
अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे थे कि इस करिकुलम को हर जगह फैलाया जाए और फॉलो भी हो, सिर्फ कागज़ों तक ना रहे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ये रहती हैं कि गवर्नमेंट कागज़ों में लिख देती है लेकिन आगे उसको फॉलो अप नहीं किया जाता। तो इसके ऊपर ऐसा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ था। द फ्रेमवर्क डज नॉट स्टेज द academic, social and political content in which it is framework। जो फ्रेमवर्क है उन्होंने बनाया, डज नॉट स्टेज द academic, वहाँ पर कोई रैंक नहीं किया गया, सोशल को पॉलिटिकल को फ्रेम नहीं किया गया था। ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशंस थी। आगे है, it is unrealistic in projecting constructivism as the universal pedagogy for the subjects and for children of the age। यानी कि ये जो पेडागोजी है वो सभी एज के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये तब से शुरू होती है जब बच्चा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर किसी के लिए नहीं है, एक मैच्योरिटी आने के बाद है कि हाँ अब बच्चा अपने खुद से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। उसके बाद मतलब एक एज के अकॉर्डिंग है। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स ऑफ एनसीएफ। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल क्लासेस विद रितु को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।